नमस्कार, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जोधपुर। मेरे प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था हैजा के बारे में कि हैजा कैसे फैलता है। हैजा क्या स्थानिक है या महामारी है या विश्वमारी है और किस समय, किस सन में हैजा संपूर्ण विश्व में अपना आतंक फैलाया था। कितने लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया था। उसी क्रम में आज मैं हैजा का जो होस्ट फैक्टर है या कैसे फैलता है इस पर मैं चर्चा कर रही हूँ। तो देखिए, हैजा जो पहले भी वीडियो मैंने बताया था, हैजा फैलाने वाला जीवाणु है विब्रियो कॉलेरी। कैसे हैजा फैल रहा है? विब्रियो कॉलेरी से। और दूसरा हैजा फैलाने वाला होता है विब्रियो एल्टोर। एल्टोर से फैल रहा है। लेकिन जो सबसे खतरनाक है वो ये है जीवाणु विब्रियो कॉलेरी, जिसके कारण हैजा फैलता है। यह कौमा के आकार का, कौमा आप देते हो ना जब पढ़ते लिखते हो, तो कौमा कैसे लिखते हो? ये कौमा के आकार का ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। कौमा के आकार का, इस तरह का, एकदम बिल्कुल कौमा। ये जीवाणु है, खतरनाक जीवाणु है। और पिछले वीडियो में मैंने बताया था 1 मिलीलीटर पानी जैसे दस्त में, है ना, जो दस्त निकलता है, 1 मिलीलीटर पानी जैसे दस्त में 10⁻7 से लेकर के 10⁻9 इतना भी इसको विब्रियो के जीवाणु इसमें उपस्थित रहते हैं। पानी जैसे दस्त में कितना, मतलब 10⁻7, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 7 तक। और फिर इसमें 2 शून्य और कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 1 अरब, मतलब इतना विब्रियो के जीवाणु 1 मिलीलीटर पानी जैसे दस्त में उपस्थित रहता है। इसी कारण यह बड़ी तेजी से, बहुत शीघ्रता से दूसरे लोगों को भी अपने चपेट में ले लेता है, जैसे कोरोना ले लेता है। अब देखे नहीं थे कोरोना, पहले पता ही नहीं चला, और जब पता चला तो लंग्स को पूरा खत्म कर दिया, खा गया, और फिर बाद में उसको अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। कितने की जान चली गई, देखिए कि आप। अब कितने तो आज भी कितनी प्रकार के कम्प्लेक्सिटी से जूझ रहे हैं। अब इसका देखते हैं कि फैलता किसको है, ये किसको हैजा अपने चपेट में लेता है। तो जो हैजा फैलाने वाले जीवाणु थे वो हैं विब्रियो कॉलेरी, विब्रियो एल्टोर। विब्रियो कॉलेरी खतरनाक रूप धारण करता है और एल्टोर जो होता है सो मंद रूप, मंद प्रकार का रोग को फैलाता है। अब ये देखते हैं किसको फैलता है। सभी लोगों को फैलेगा, ऐसा नहीं कि बच्चे को छोड़ देगा, बूढ़े को छोड़ देगा, गर्भवती माता को नहीं होगा। ये सबको होता है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बालक हो, चाहे युवा हो, चाहे वृद्ध हो, सभी को फैलता है। पकड़ने भर की देर है, इम्यूनिटी पावर कम हुआ और फैल गया, अपने कब्जा में ले लिया। तो सभी होस्ट फैक्टर में इसका पोषक के जो कारक हैं, सभी उम्र के व्यक्ति, चाहे स्त्री हो या पुरुष, बालक हो या वृद्ध या युवा, सबको अपने चपेट में लेता है। बालक और वृद्ध जल्दी संक्रमित हो जाते हैं, जल्दी उनकी डेथ हो जाती है हैजा के कारण। उनमें पावर कम होता है, इम्यूनिटी पावर कम होता है, प्रतिरक्षा तंत्र उनका कमजोर होता है, इसलिए वो जल्दी चपेट में आ जाते हैं और जल्दी वो खत्म भी हो जाते हैं। इसके बाद देखते हैं फैलता कैसे है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था बड़े डिटेल्स में कि ये फैलता है संदूषित वाटर से। जो पानी खराब है, जैसे आप बरसात के दिनों में देखते हो, तालाब, नदी, नाला, वो सब पानी बहुत संदूषित हो जाता है, उसमें तमाम तरह के जीवाणु, विषाणु उत्पन्न हो जाते हैं, उससे फैलता है।
कॉन्टामिनेटेड फूड से, सड़े गले जो भोजन है, बासी भोजन है, जैसे बरसात के टाइम में चावल रखो या सब्जी रखो या दाल रखो, कुछ भी रखो तो वो सड़ जाता है। उसको फिर अगर आपने खा लिया, कभी खराब नहीं हुआ, ये भी सब्जियां तो ठीक है खाने लायक है, दाल भी खराब नहीं है खाने लायक है, तो आप देखोगे कि वो उसके अंदर कई प्रकार के जीवाणु जो हार्मफुल होते हैं वो पनप जाते हैं। और इसमें विब्रियो कॉलेरा भी एक प्रकार का जीवाणु जो कि संदूषित भोजन से फैलता है। फ्रूट्स, जो सड़े गले फ्रूट होते हैं, जैसे केला है सड़ गया है, गल गया है, पपीता है खराब हो गया है, या दूसरा कोई भी फल, सेब हो, नाशपाती हो, उसमें भी इसके बैक्टीरिया पनपते हैं और जल्दी से फैलाते हैं। सड़ा हुआ दूध है, संदूषित दूध है, दूध के बने प्रोडक्ट्स हैं, इससे ये फैलता है बड़ी तेजी से। और दूसरा फैलाने वाले क्या है? रोगी व्यक्ति। रोगी व्यक्ति बड़ी तेजी से इस रोग को फैलाते हैं। कैसे फैलाते हैं? रोगी व्यक्ति के उल्टी जो कै करता है और जो वो उसके दस्त निकलते हैं, उस दस्त में अभी मैंने आपको बताया है कि 1 मिलीलीटर पानी जैसे दस्त में उसके करोड़ों और अरबों की संख्या में विब्रियो कॉलेरा के जीवाणु रहते हैं। मक्खियां भी हैजा को फैलाने में अहम भूमिका निभाती हैं। मक्खियां कैसे? मक्खियां क्या करती हैं, आप देखते होंगे कि जहां गंदा जगह रहता है, जहां पखाना रहता है, जहां मलमूत्र का त्याग रहता है, जहां उल्टी रहता है, वहीं पर मक्खियां जाके बैठ जाती हैं भिनभिनाती हुई। फिर वो अपने पंखों और पैरों से मक्खियां विब्रियो कॉलेरा के जीवाणु को अपने पंखों और पैरों से लाती हैं। और फिर लाने के बाद क्या करती हैं? अगर आपने खुला भोजन को रखा घर में, दाल है खुली है, खीर है खुली है, दूध है खुला है, दही है खुला है, या कोई भी भोजन, कोई भी पानी अगर आपने ढक करके नहीं रखा है, तो उसमें जो गंदी नालियों से मक्खियां उड़ करके आई, या दस्त से उड़ करके आई, पैखाने से उड़ करके मक्खियां आई। मक्खी तो देख दो गंदी जगह में रहती है ना, भिनभिनाते रहती है। साफ जगह में मक्खी नहीं बैठता, मक्खी गंदे जगहों में बैठती है। तो गंदे जगह से अपने पैरों और पंखों से मक्खियां लेके आती हैं। क्या क्या लेके आती हैं बताओ आप? जीवाणु लेकर के आती हैं, बैक्टीरिया लेकर के आती हैं। और जो स्वस्थ, जहां अपने भोजन को खुला रखा था, दाल खुला पड़ा है, या आपने सब्जी खुली छोड़ दी, या आपने चावल खुला छोड़ दिया, अपने दूध या खीर खुला छोड़ दिया, हलवा खुला छोड़ दिया, तो आप देखोगे उसके ऊपर आकर के मक्खियां आती हैं, अपने पंखों और पैरों से जो बैक्टीरिया लाई थी उस पर ला करके छोड़ देती हैं। अब आपका हो गया भोजन संदूषित, खराब हो गया। खीर तो ऐसे बहुत बढ़िया था, आपने अच्छी बनाई थी, लेकिन ध्यान नहीं रखा, खुली खीर रह गई, मक्खियां आके बैठ गई उस पर और उसको खराब कर दिया भोजन को। अगर उस भोजन को आपने खा लिया या किसी को खिला दिया, कॉलरा फैल जाए, अगर कॉलरा का जीवाणु उसके अंदर आ गया तो। रोगी व्यक्ति भी इसको फैलाता है। रोगी व्यक्ति के जो जूठा बर्तन है, अगर रोगी व्यक्ति के साथ आप खाना खा लेते हैं, उसके साथ सोते हैं, या उसके तौलिया या उसके उपयोग में ली गई वस्तुओं का अगर आपने काम में लिया, तो भी रोग ये फैल जाएगा। तो स्प्रेड जो है इसका, इस रोग का फैलाने वाले जो कारक हैं, उसमें तो सबसे पहले तो आपको संदूषित सड़ा गला फल, सड़ी गली सब्जियां, बासी भोजन, खराब दूध, खराब दही, दूध के बने हुए प्रोडक्ट, चाहे वो पनीर हो, खीर हो, कुछ भी आपने बनाए, रसमलाई हो, इससे फैलता है। सड़ी गली सब्जियां, जैसे पालक है सड़ गई, गोभी है सड़ गया, उसको आपने बना लिया छांट फूट करके, लेकिन उसमें जीवाणु है, वो आपको नुकसान करेंगे। समझ में आया? अब देखते हैं इसका लक्षण क्या है, कैसे पहचानेंगे कि दस्त जो है हैजा है, कैसे पहचानोगे कि हैजा है? तो सबसे पहले हैजा की स्थिति में क्या होता है वो मैं आपको बताऊं। दस्त होता है,
दस्त होता है पहले तो मल के साथ होता है, आपका जो मल है मल के साथ, लेटरिन के साथ दस्त निकलेगा। बाद में दस्त जो है बिल्कुल मांड जैसा, चावल का मांड देखे हो ना, जब चावल को भगोने में पकाते हो और भगोने में पकाने में जब मांड पसाते हो तो मांड जैसा इसका दस्त रोगी व्यक्ति के होने लगता है, मांड जैसा। और ये दस्त इतनी बदबूदार होती है, सड़ी हुई मछली की तरह बदबूदार होती है, सड़ी हुई मछली की तरह। उसके लेटरिन से दुर्गंध आता है, आप खड़ा नहीं रह सकते। और साथ साथ उल्टी होने लगता है, वोमिटिंग होने लगता है, रोगी व्यक्ति उल्टी करने लगता है। और उल्टी भी क्या होता है, पानी जैसा। इसका अर्थ यह हुआ कि रोगी व्यक्ति के शरीर से 15 से 20 लीटर तक तरल पदार्थ निकल जाता है। तरल पदार्थ 15 से 20 लीटर तक निकल जाता है। और हमारी बॉडी में है ही कितनी पानी, आप जानते हो हमारी बॉडी में 66% तो पानी है, केवल 66% वाटर है हमारी बॉडी में, ये निकल जाता है। और इसके साथ पानी नहीं निकलता है, साथ के साथ सोडियम और पोटेशियम जैसे महत्वपूर्ण लवण भी निकल जाते हैं हमारी बॉडी से, ये साल्ट भी निकल जाता है, जिसके कारण हमारा जो शरीर है एकदम निर्बल कमजोर हो जाता है। व्यक्ति को उठने की हिम्मत नहीं होती है अगर कॉलरा हो जाता है तो। दस्त में म्यूकस भी आने लगता है, म्यूकस, क्योंकि आंतों को ही खराब कर देता है और वहां से म्यूकस निकलने लगता है। पानी जैसा दस्त होगा, बदबूदार होगा, मछली, सड़ी हुई मछली जैसी दुर्गंध आएगी, सड़ी हुई अंडे जैसी दुर्गंध आएगी, इतनी आती है। उल्टी होने लगता है, उल्टी भी पानी जैसा। अगर इसकी अवस्था को देखते हो तो 3 अवस्था में इसको आप बांट सकते हो। किसके लक्षण के 3 अवस्थाओं में आप बांट सकते हो। पहला अवस्था होता है निष्कासन का अवस्था। निष्कासन का अवस्था क्या है? पहला निष्कासन की अवस्था। निष्कासन की अवस्था का मतलब रोगी व्यक्ति के शरीर से पानी जैसा तरल पदार्थ निकलने लगता है दस्त के रूप में। दस्त के साथ म्यूकस आने लगता है, मल निकलना बंद हो जाता है अनैच्छिक रूप से। आप जब तक जाओगे उठ करके लेटरिन करने के लिए, तब तक तो लेटरिन हो चुका होता है, बिस्तर पर हो जाता है, कपड़े में हो जाता है, रोगी खड़ा नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति इतनी खराब हो जाती है दस्त के रोगी का, मतलब हैजे के रोगी का, अनैच्छिक रूप से पता ही नहीं है रोगी को और लेटरिन हो रहा है। और लेटरिन इतनी ज्यादा होता है 35 से 40 बार 24 घंटे में, मतलब हर आधा घंटा में, लगभग हर 15 मिनट में लेटरिन हो रहा है, हर 20 मिनट में लेटरिन हो रहा है, हर 1 घंटा में लेटरिन हो रहा है। और अगर इतना दस्त होगा किसी व्यक्ति को तो मरेगा ही मरेगा। अपने तो 4-5-6 लूज मोशन में हालत खराब हो जाती है, और इसमें तो दस्त बहुत ज्यादा होता है, साथ में उल्टी होने लगती है। तो ये कहलाती है निष्कासन की अवस्था। दूसरी अवस्था इसकी होती है शक्तिहीनता की अवस्था। शक्तिहीनता की अवस्था, शक्तिहीनता की, अच्छा, ये निष्कासन अवस्था में क्या होता है? और हैजा की रोगी का एक जो पहचान और है वो मैं बता रही हूं आपको, ध्यान से सुनना। पेशाब जो है बनना बिल्कुल बंद हो जाता है। पेशाब बनता नहीं है तो मूत्र बनेगा नहीं, तो मूत्र निकलेगा कैसे? केवल दस्त होगा, पेशाब बनना बंद हो जाता है। और ये अलार्मिंग कंडीशन है, खतरनाक कंडीशन है। इस खतरनाक कंडीशन से बचना चाहिए इंसान को। ये कंडीशन भी उसको हो जाती है शक्तिहीनता की स्थिति में। इसके बाद देखो आप, खूब प्यास लगता है रोगी को और पेशाब नहीं बनता है, खाली दस्त ही दस्त होता है अनैच्छिक रूप से। आप सोए हुए हैं, बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, वही लेटरिन हो रहा है। शक्तिहीनता की स्थिति में क्या होता है? इतना शरीर से पानी निकल जाता है कि निर्जलीकरण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। निर्जलीकरण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है।
डिहाइड्रेशन हो जाता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, बीपी क्या हो जाता है, लो हो जाता है, पल्स रेट, नाड़ी दर, ये भी लो हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। ये जो आंखें हैं भीतर की तरफ धंस जाती हैं, चेहरा एकदम ऐसा बेकार हो जाता है, तुम सोच नहीं सकते, ऐसी चेहरा हो जाता है। और जो त्वचा है ये हड्डियों से आके चिपक जाता है, शरीर से पानी निकल गया। अल्टीमेटली क्या होता है, अगर समय पर डॉक्टर से नहीं दिखाते हो, अगर उसको समय पर इलाज नहीं कराया जाता है, तो अल्टीमेटली रोगी की डेथ हो जाती है, कोई नहीं रोक सकता। और तीसरी अवस्था इसकी होती है, और डेथ कैसे होती है कि इतना पानी निकल जाता है रोगी व्यक्ति के शरीर से कि उसका रक्त अम्लीय हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। आपको पता है रक्त का माध्यम क्षारीय होना चाहिए, लेकिन पानी बहुत ज्यादा निकल गया, रक्त हो गया एसिडिक, और एसिडिक होने के बाद आ गया रोगी कोमा में, अल्टीमेटली उसकी हो जाती है डेथ, मृत्यु। अब तीसरी अवस्था है सुधार की अवस्था। अगर आप उसे चिकित्सक के पास ले जाते हो, अपने स्तर पर आप उसको थोड़ा बहुत जो आप जानते हैं, जैसे नमक चीनी का घोल देते हो या और ORS का घोल पिलाते हो, है ना, और समय पर अस्पताल पहुंचाते हो रोगी को, तो रोगी के स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार आने लगता है। और ये तीसरी अवस्था है सुधार की अवस्था। सुधार की अवस्था, समय रहते रोगी की दशा ज्यादा ना बिगड़े, इसके पहले उसको आप अस्पताल ले जाइए। जहां तक हो सके आपके घर में ORS का सॉल्यूशन है तो ठीक, नहीं तो नमक चीनी का घोल थोड़ी थोड़ी अंतराल पर देते रहिए, थोड़ी थोड़ी अंतराल पर। ORS का सॉल्यूशन भी पैकेट में मिलता है बाजार में, वो जरूर दीजिए। ऐसा करने से रोगी के अवस्था में धीरे धीरे सुधार होता है और रोगी की दशा ठीक होने लगती है। समझ गए बात को? अब देखते हैं कि इसका बचाव का क्या उपाय है, कैसे हम इससे बचे। हैजा से बचाव का क्या उपाय हो सकता है, तो देखिए। इसके लिए बचाव का उपाय एक तो होता है इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण। आप सब जानते हो 0.5 मिलीलीटर और 1 मिलीलीटर हैजा का टीका 1 माह के अंतराल पर दिया जाता है। खास करके कब, जब जैसे कुंभ का मेला लगा, मेला में, अथवा विदेश यात्रा कर रहे हैं, हज जा रहे हैं, कोई बड़ा मेला लगा हुआ है, तो वहां जो लोग हैं वहां पर उन लोगों को हैजा ना फैले इसके लिए टीका लगा दिया जाता है। क्योंकि हैजा इतनी तेज गति से फैलता है, इतनी तीव्र गति से फैलता है कि अगर एक बार शुरू हुआ तो इसको कंट्रोल करने में काफी टाइम लग जाता है। इसलिए जो बड़े बड़े मेले लगते हैं, जहां आप धाम पर जाते हो, तीर्थ यात्रा में जाते हो, वहां के रोगियों को हैजा का टीका लगा दिया जाता है। और जो इसका टीका है वो आपको मृत विब्रियो से ही बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। दूसरा क्या, एक तो टीका हमने करवा दिया, दूसरा क्या है बचाव का उपाय क्या है कि जो भी सड़ा गला फल है, कॉन्टामिनेटेड जो भी चीजें हैं, है ना, उस पर लालच मत कीजिए। कॉन्टामिनेटेड कोई भी चीज है, फल है, ऐसा नहीं कि खाने योग्य खा लो, फेंक दो भाई, मत खाओ।
नुकसान करेगा। दाल अभी खराब नहीं हुई है, कहते हैं घर में दाल नहीं खराब हुई, खा लो, हो सकता है उसमें विब्रियो कॉलेरा का जीवाणु पनप गया हो, आपको नुकसान हो सकता है, मत खाओ। दूध फट गया है, कोई कोई जीवाणु उसको उसमें पनप करके फट गया है, तभी फटा है दूध, ऐसे तो आपने कोई नींबू डालकर फाड़ा नहीं है, पनीर के लिए आपने बनाया नहीं है। तो वैसे चीजों का सेवन ना करें, सड़े गले सब साग सब्जियों को उपयोग में मत लें। फिर जो भी रोगी व्यक्ति, अगर हैजा फैल गया है तो जो भी रोगी व्यक्ति है उससे स्वस्थ व्यक्ति को अलग रखिए। उसके जो भी बर्तन हैं, उसके जो कपड़े हैं, उसका जो रुमाल है, उनको भी दूर रखो। जिन चीजों से उनके उल्टी या दस्त को आपने साफ किया है, उनके उल्टी जो उन्होंने किया या जो उन्होंने जो दस्त किया, उसको आपने जिस चीजों से साफ किया है उस चीजों को आप जला करके खत्म कर दें। जैसे पेपर नैपकिन है या यूज एंड थ्रो वाला नैपकिन है या कपड़ा है, कोई भी है जो आपको लगता है फेंकने लायक, उसको फेंक दीजिए, मत रखिए, जला दीजिए, ताकि जो उसके अंदर जीवाणु पनप रहा था वो मर जाए। अभी मैंने बताया था ना कि हाई टेम्परेचर में मर जाता है। लेकिन जो चीजें फेंकने लायक नहीं है, जैसे गद्दा है, रजाई है या कुछ और है, तो उसको आप क्या करें कि विसंक्रमित करें, उसको आप विसंक्रमित करें। विसंक्रमित कैसे कर सकते हैं? आप डिटॉल से या साबुन से या सोडा से, जो गर्म पानी में खौलाने के लायक है, उन कपड़ों को आप, उनके उन वस्त्रों को, उन तौलिया को, उनके रुमाल को गर्म पानी में खौला दीजिए सोडा डाल करके, और फिर धूप में सुखा दीजिए। बचाव का एक उपाय ये है। रोगी व्यक्ति के जो भी यूज वाली चीज है उसको विसंक्रमित करते रहिए। उसके द्वारा उल्टी की गई है, जहाँ जिस स्थान पर उसने उल्टी किया है वहां पर डिटॉल, क्रिसॉल या कुछ और चीज, फिनाइल, इसका पोछा घर में लगवाओ। मक्खियों से अपने भोजन को बचाओ। भीड़ भाड़ से बचो, ज्यादा भीड़ भाड़ वाले स्थान में नहीं जाना चाहिए। लेकिन क्या करते हैं लोग, चले जाते हैं और वहां से बीमार होकर के चले आते हैं। और अगर कहीं हैजा हो गया है, तो पहले भी मैंने आपको वीडियो में बताया था कि अगर हैजा हो गया है तो उसकी सूचना प्रशासन को दे दीजिए, देना अनिवार्य है। अगर आप नहीं देते तो फॉल्ट में है, अस्पताल जाइए। क्योंकि अगर हैजा एक व्यक्ति को फैलेगा तो पूरा परिवार और समाज को फैल जाता है। इस पर हमें काबू करना पड़ेगा, तब जाकर के हम इसको कंट्रोल में कर पाएंगे। उसके बाद जितनी भी चीजें हैं हमारे घर की खाने पीने योग्य, चाहे पानी हो या दूध हो, खाद्य पदार्थ जो कुछ भी है, उस सबको आप ढक करके रखिए। काट करके मत छोड़िए। जैसे फ्रूट है, काट कर छोड़ देते हैं, मक्खियां भिनभिनाते रहती है, फिर आप उधर से आते हैं खा जाते हैं। मत खाइए, वैसा मत करिए। खीर है, हलवा है, आपने खुला छोड़ दीजिए, मक्खियां आ गई, उस पर बैठ करके चली गई। भले आप नहीं करते होंगे, बच्चे ने खुला छोड़ दिया या घर के दूसरे सदस्यों ने खुला छोड़ दिया, ध्यान नहीं रखा, और फिर आपने उसी को खाया और दूसरे को खिला दिया। हो सकता है कि मक्खियां बैठ करके उसको दूषित कर गई हैं। वैसा भोजन को ग्रहण मत करिए। तो बचाव के ये आपके उपाय हैं। कहीं भी अगर आप जाते हैं, जैसे तीर्थाटन करने जाते हैं, कोई केदारनाथ जाता है या बद्रीनाथ जाता है, ये हज की यात्रा जाता है, तो उसको कॉलरा का टीका जरूर लगा लेना चाहिए, बेहतर यही होगा। कुंभ का मेला लगता है, भीड़ भाड़ वाली स्थिति में अगर जा रहे हैं तो टीका लगाना अनिवार्य होता है। और मक्खियों से जहां तक हो सके आप अपने भोजन को बचाएं, क्योंकि मक्खियां क्या कर रही हैं, रोग को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, तो उनसे आप बचिए। और बाजार की वस्तु मत खाइए। आप अक्सर देखते हो पेठा है, मैं तो देखती रहती हूँ, पेठा है या चाट है, उस पर मक्खियां भिनभिनाते रहती हैं। हम उसी में से खरीद के 1 किलो 2 किलो ले आते हैं और फिर उसको खा लेते हैं। तो बाजार में जो चीज खुली है उसको मत खाइए। रेहड़ी पर, ठेल पर कटे हुए फल रहते हैं, सस्ते दामों में मिलते हैं, हम खा लेते हैं लेकर के, पर ऐसा नहीं करो। साग सब्जियां जो सड़ गली हुई रहती हैं, मार्केट में बहुत कम पैसे में बेच देते हैं वो दुकानदार। अब मत वैसे चीज को खरीदिए। कम खाइए, थोड़ा खाइए, पर अच्छा खाइए। ऐसा नहीं कि सड़ गल गया है उसको हम खा लेते हैं, पका लेते हैं, खा लेते हैं। हमने खुद देखा कई जगहों में, शाम के टाइम में या ऐसे टाइम में जब बाजार उठने लगता है तो बहुत
ऐसी चीज़ें होती है जो मतलब कि बेकार हो जाती है, सड़-गल जाती है। तो उसको भी वो बेच देता है दुकानदार और लालच में आकर के इंसान उसको खरीद लेता है, खरीद के खाता है और खाने के बाद अगर उसके अंदर जीवाणु है और इम्यूनिटी पावर उसकी नहीं है, तो लेना का देना पड़ जाता है, इंसान बीमार पड़ जाता है, डेथ उसकी हो जाती है। तो इससे हमें बचना चाहिए। और जो भी व्यक्ति, मैंने पहले भी बताया कि अगर कोई व्यक्ति किसी को हैजा हो गया है, दस्त होने लगा, तो उसे घर में मत रखिए। विनम्र निवेदन आपसे, घर में मत रखिए, अस्पताल ले जाइए, डॉक्टर से दिखाइए। मत देखिए कि 2 आज देख लेता हूँ, रात में देख लेता हूँ, सुबह ले जाऊँगा, सुबह देख लेता हूँ, शाम में ले जाऊँगा। हो सकता है जाते-जाते व्यक्ति की डेथ हो जाए, तो अब रिस्क मत लीजिए। ऐसा करके आप व्यक्ति की जान को जोखिम में डाल देती हैं। मत ऐसा करिए। तो हैजा अगर किसी व्यक्ति को हो गया है, तो उसको तत्काल चिकित्सक के पास दिखाइए। और मैं सब बहनों को बताती हूँ, सभी भाइयों को बताती हूँ, घर में नमक चीनी का घोल बनाइए। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि नमक चीनी का घोल हम कैसे बनाएंगे और ओआरएस सॉल्यूशन कैसे तैयार करेंगे। आज की वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी। तब तक मुझे जाने के लिए दे इजाज़त। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक दो जाने के लिए इजाज़त। बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों।